नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अस्पताल के बेड पर निर्जीव सी पड़ी अंशुला के कंधे पर सिर रखे संकल्प रोते हुए कह रहा था, उठिए अंशुला, इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, आपको उठना ही होगा। आपको आपके भोलेनाथ की कसम, प्लीज आंखें खोलिए। संकल्प अंशुला के चेहरे को झकझोरते हुए उसके दिल के पास सिर रखकर रोने लगा। तभी अचानक उसकी हथेली पर अंशुला की उंगलियों में उसे कुछ हरकत महसूस हुई और ठीक उसी समय अब तक बिल्कुल शांत पड़ा मॉनिटर एक बीप की आवाज के साथ फिर से चलने लगा। डॉक्टर साहब ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिस्टर राव, आपकी पत्नी ने आपके दिल का सिग्नल रिसीव कर लिया। संकल्प हतप्रभ सा खड़ा रह गया। वो बस चुपचाप अंशुला का चेहरा देखे जा रहा था। तभी अग्रिम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए कहा, देख भाई, अंशुला ठीक है। संकल्प अग्रिम के कंधे से सिर टिकाए सुबकने लगा था। अग्रिम ने संकल्प के ताऊ ताई और अपने दोस्तों को पहले दिन ही फोन करके बता दिया था। इस समय सब अस्पताल में मौजूद थे। अब तक रोते कलपते सबकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन होठों पर मुस्कान आ गई थी। महिमा जी रोते हुए बोली, माता रानी ने हम सब की प्रार्थना मंजूर कर ली। डॉक्टर साहब ने कहा, आप सभी लोग अभी बाहर जाइए, हम अंशुला को एक बार एग्जामिन कर लें, फिर आप में से कोई एक उन्हें देखने आ सकता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने आकर सबको शुभ सूचना दे दी कि अंशुला अब खतरे से बाहर है। उसकी इंटरनल ब्लीडिंग भी रुक गई है। बस कंधे में जहां गोली लगी है उसे भरने में कुछ समय लगेगा और कमजोरी भी बहुत ज्यादा है। उसके लिए मरहम पट्टी के साथ साथ प्रॉपर तरीके से रेस्ट और सही खान पान की सख्त जरूरत है। रतन सिंह जी ने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए मिस्टर राव, अब तक मैं ये तो समझ चुका हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोगों को अंशुला बहुत अजीज हैं और उनका खुद का विल पावर और जिंदगी जीने की चाहत, साथ में आप सबकी दुआ मेरी दवाओं के साथ मिलकर असर कर गई। फिर संकल्प की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, और जब दुआ मांगने वाले ऐसे हों कि भगवान से भी लड़ पड़े, तो दुआ को तो कबूल होना ही था। कहकर डॉक्टर साहब संकल्प पर एक मुस्कुराती नजर डालकर चले गए। कमल किशोर जी संकल्प के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा पहले आप जाकर बच्ची का हाल चाल ले आओ, पहला हक तुम्हारा ही बनता है। संकल्प उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। फिर समर के पास जाकर बोला, समर पहले आप अंदर जाइए, आरू को उसकी भाभी से मिलवा दीजिए। हाँ, आप भी मिल लीजिएगा अपनी बिट्टी से। संकल्प की बात सुनकर ताई जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखो तो सही छोटी, अभी थोड़ी देर पहले कैसे बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहा था और अब कितना घना सयाना बन गया है। रिद्धिमा ने कहा, भाई अपनों के लिए इतने सॉफ्ट हैं कि दूसरों की खुशी के आगे अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। समर और आयरा कांपते कदमों से अंशुला के कमरे में दाखिल हुए। इतनी मशीनों से घिरी बिस्तर पर लेटी अंशुला को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बस होश में आई है, लेकिन अभी ठीक नहीं है। अंशुला का पूरा कंधा पट्टी से ढका हुआ था, शरीर में भी कहीं कहीं चोट थी। उसका हाल देखकर आयरा अपने मुंह पर हाथ रखे बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियों को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और समर आंखें बंद किए लेटी हुई अपनी बिट्टी को देखकर खुद अपने ही दिल को टूटकर बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। वो अंशुला की ओर झुककर कांपती आवाज में बोला, बिट्टी। उसकी आवाज सुनकर अंशुला ने धीरे से अपनी पलकें हिलाई और उन दोनों को देखकर बोली, भाई हम ठीक हैं, आप ऐसे मत रोइए, नहीं तो हम आपको चिढ़ाएंगे कि आप लड़कियों की तरह रोते हैं। समर रोते हुए बोला, अगर तुझे कुछ हो जाता ना, तो मैं जिंदगी में कभी भी भोलेनाथ की ओर पलट कर नहीं देखता। और वो अंशुला के सिर से अपना सिर जोड़कर फपक कर रो पड़ा।
समर और आयरा को इस तरह रोते देखकर अंशुला तीव्र दर्द में भी बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आयरा ने कहा, मुझे माफ कर दो अंशु, मेरी वजह से तुमको उन औरतों के साथ जाना पड़ा और तुम इस हालत में पहुंच गई। मेरे लिए तुमने खुद के जान की परवाह तक नहीं की और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। अंशुला ने हाथ बढ़ाकर आयरा को अपने पास बुलाया और उसकी हथेली पकड़कर बोली, नहीं भाभी, हम आपकी वजह से नहीं गए थे, बल्कि वो लोग हमारी वजह से आपको लेकर गए थे। और अब आप दोनों बिल्कुल नहीं रोएंगे, तभी हमें अच्छा लगेगा। फिर समर की ओर देखकर बोली, भाई दादी, छोटी माँ और छोटे पापा कैसे हैं? समर ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक है बच्ची, बस तुम अब आराम करो, तुम्हें अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। सिस्टर को बुलाकर समर और आयरा बाहर चले आए। उनके जाते ही सिस्टर ने कहा, सच में आप बहुत लकी हैं अंशुला, आपको बहुत प्यार करने वाली फैमिली मिली है। मायके के लोग तो हमेशा ही बेटियों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आपके तो ससुराल वाले भी मायके वालों से ज्यादा रो रहे थे। आपके हस्बैंड तो उफ, उनका वश चलता तो शायद वो ओटी में भी आपका हाथ पकड़कर खड़े रहते। और जानती हैं, पूरी 2 रात से मैंने उन्हें बस जागते हुए और एक बार तो मंदिर में जाकर भोलेनाथ से झगड़ते हुए भी देखा था। यहाँ तक कि डॉक्टर से भी लड़ पड़े थे। इतना प्यार करने वाला पति किस्मत वालों को ही मिलता है। अंशुला मुस्कुराती हुई आंखों से सिस्टर की ओर देखकर बहुत धीमी आवाज में बोली, वो ऐसे ही हैं सिस्टर। संकल्प की बातें करते हुए इतनी तकलीफ के बावजूद भी उसका चेहरा ब्लश करने लगा था। वो मन में बोली, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं साहिब। सिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपकी लव मैरिज थी? अंशुला शर्माते हुए बोली, नहीं, अरेंज की थी घर वालों ने, पर शादी होते होते इतना गहरा रूहानी प्यार हो गया कि अब सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि हर जन्म में हमें हमारे साहिब ही चाहिए। अंशुला आंखें बंद करके अपने मिस्टर एरोगेंट लॉर्ड गवर्नर को याद करने लगी। आज दिन भर ज्यादा लोगों को अंशुला से मिलने नहीं दिया गया, बस सब लोग एक एक झलक उसे देखकर वापस आ गए थे। समय आगे बढ़ चला था और दोपहर से रात हो गई थी। महिमा जी ने संकल्प के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम और अग्रिम थोड़ी देर के लिए घर जाकर आराम कर लो। आई एम एब्सोल्युटली फाइन मॉम, आप चिंता मत कीजिए, ताई ने कहा। तो अपनी खिटपिट अंग्रेजी सुनाकर थारे को क्या लगता है कि मुझे थारी हालत के बारे में गलतफहमी हो जाएगी कि तू एकदम घड़ो चोखों से? रे छोरे, मैं तेरी बड़ी माँ हूँ, इतने छोटे से पाला है तुझे, हमसे तू अपने मन का हाल नहीं छुपा पाएगा। संकल्प ताई के गले से लगकर बोला, जब आप मेरे मन की बात खुद समझ जाती हैं, तो आप ये भी समझ जाइए ना बड़ी माँ, कि इस समय मेरा मन बस आप लोगों के बारे में चिंतित है। फिर अग्रिम की ओर मुड़ते हुए बोला, आज तू भी घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो तुझे अच्छा लगेगा, और रिम्मी से भी मिल लेना, वो भी वहां परेशान हो रही होगी। अग्रिम एक आंख चढ़ाते हुए बोला, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे छोड़कर आराम करने चला जाऊंगा? तुमको क्या लगता है मैं यहाँ तुझे, रिम्मी को या फिर घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए रुका था? संकल्प परेशान होकर बोला, यार तेरे पास बस थोड़ा सा ही तो समय है रिम्मी के साथ बिताने के लिए, फिर तू भी चला जाएगा। अग्रिम ने कहा, मेरे और रिद्धिमा के लिए अपनी खुशी से पहले घर वालों की खुशियां हैं। तू ना साले ज्यादा दिमाग लगाना बंद कर दे। संकल्प ने सबको किसी तरह समझा बुझाकर घर भेज दिया था, लेकिन उसके दोस्त बिना अंशुला से मिले कतई जाने को राजी नहीं थे। अंत में किसी तरह सिस्टर से परमिशन लेकर संकल्प की गैंग भी अंशुला से मिलने पहुंच गई। संकल्प अग्रिम के पीछे छुपा चुपचाप खड़ा था। सिस्टर ने कहा, देखिए अंशुला, आपसे मिलने आपके कितने सारे फ्रेंड्स आए हैं। और अंशुला के बेड का सिरहाना थोड़ा ऊपर उठाकर उसे बिठा दिया।
अंशुला ने आंखें खोलकर देखा तो साहिल, सुगंधा, अग्रिम, रिद्धिमा और अश्विन और नमिता को देखकर वो मुस्कुरा पड़ी। फिर मन में सोचने लगी, आपके सारे दोस्त तो यहाँ हैं, पर आप कहाँ हैं साहिब? सोचते ही अंशुला के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे की मुस्कुराहट में अपने मन की उदासी को छुपा लिया। साहिल ने कहा, अब सब लोग बारी बारी से मत पूछना कि अंशुला तुम कैसी हो, क्योंकि अंशुला जैसी भी है सबकी आंखों के सामने है। अपनी आदत से मजबूर साहिल कहाँ चुप रह सकता था, तो मौका मिलते ही शुरू हो गया। वैसे कुछ भी कहो मेरी पारो, तुमने उस मामे की ऐसी कुटाई की कि कसम से मजा ही आ गया। सुगंधा खुश होते हुए बोली। लेकिन उस घटना का जिक्र आते ही अंशुला एक पल को खामोश हो गई थी। साहिल ने सुगंधा के कान में धीरे से कहा, अरे यार सुग्गू, कर दिया ना गड़बड़ तुमने अंशुला के सामने। सुगंधा को फील हुआ कि शायद उसे अंशुला के आगे उस घटना की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। सुगंधा की झिझक देखकर अंशुला धीरे से बोली, इट्स ओके सुग्गू, हम ठीक हैं, तुम चाहे जो बात कर सकती हो। वैसे सच बताएं तो हमें भी बहुत मजा आया था जब मामा मार खाकर जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। अंशुला के चेहरे की मुस्कान देखकर पीछे खड़ा संकल्प सोच रहा था, कितनी आसानी से आप अपने डर और घबराहट को सबके आगे अपनी मुस्कान में छुपा गईं। आप इतनी अच्छी क्यों हैं जान? साहिल ने अंशुला से कहा, अंशुला हम सब आपके लिए इतनी दूर से दौड़े चले आए, तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। अंशुला ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, क्या करना होगा सर? साहिल ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस घर पहुंचते ही आप हम सबको अपने हाथ का बना स्पेशल हलवा खिला दीजिए। मैंने सुना है कि आपके हाथ का हलवा खाकर किसी अकड़ू सड़ू के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। साहिल की ऊट पटांग बातें सुनकर सब शरारत से मुस्कुरा रहे थे। जरूर खिलाएंगे सर, अंशुला ने सिर हिलाते हुए हाँ कर दी थी। साहिल अश्विनी और अग्रिम की ओर गुस्से से देखकर बोला, अबे कमीनो, मेरे कारण ही तुम सबको भी अंशुला के हाथ का स्पेशल हलवा खाने को मिलेगा और तुम सब मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। अश्वनी उसे चिढ़ाते हुए बोला, तेरे लिए तो अंशुला करेले का जूस भी ना बनाए, बड़ा आया हलवा खाने वाला। और दोनों उलझ गए। उनको बच्चों की तरह फाइट करते देखकर अंशुला खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर तुरंत दर्द से कराह उठी। आराम से एंजल, कहते हुए सबसे पीछे खड़ा संकल्प अंशुला के पास आकर खड़ा हो गया था। अंशुला को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी देर से संकल्प भी सबके साथ खड़ा था या अभी आया। सॉरी गाइस, हलवा खाने के जोश में कुछ ज्यादा ही हो गया, साहिल ने मुंह बिसूरते हुए कहा। अग्रिम ने नाराजगी से कहा, यार तुम दोनों की बहुत गलत बात है। मैंने मना किया था कि अंदर तुम लोग अपनी हरकतों पर काबू रखोगे। अब देख लो, अंशुला के जख्म पर दर्द हो गया ना? अग्रिम उन दोनों को झूठी नाराजगी दिखा रहा था, जबकि ये सारी प्लानिंग अग्रिम की ही थी, जिसमें अंशुला अपनी बीती कड़वी यादों से बाहर आ सके। साहिल बोला, वैसे अंशुला, आप मुझे अपने हाथ का हलवा खिलाओगे ना? कहीं नाराज होकर हलवे का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर दिया? अब की बार संकल्प एक आंख चढ़ाते हुए बोला, अबे ओए बौड़म, अभी हलवा बनने में और सर्व होने में बहुत टाइम है। तू बोल तो तेरे लिए अभी मैं कुछ पेश करूं। संकल्प की बात सुनकर अंशुला एक बार फिर से हंस पड़ी। संकल्प साहिल का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, ओ नौटंकी, चल चुप करके इधर आ जा, वरना मेरे हाथों से मार खा जानी है तुझे। संकल्प ने साहिल को गले लगा लिया। तुम लोगों को पता है ना कि संकल्प राव अपने दोस्तों के बगैर बिल्कुल अधूरा है। तुम लोग मेरे लिए जो कर सकते हो मैं जानता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान रहूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम सबकी सच्ची दोस्ती है। कहते कहते संकल्प की आंखों में आंसू आ गए। अग्रिम और अश्वनी संकल्प के पास आते हुए बोले, अबे हम भी तेरे लिए ही यहाँ रुके थे। संकल्प ने तीनों को एक साथ गले लगा लिया।
तब तक सिस्टर ने आकर सबको बाहर जाने को कहा। सबके जाने की बात सुनकर अंशुला उदास हो गई। सब चले गए तो संकल्प वापस मुड़कर बोला, प्लीज सिस्टर, बस 2 मिनट। ओके, ओनली 2 मिनट्स, कह के सिस्टर बाहर चली गई। मैं यहीं बाहर हूँ, डोंट वरी जान, संकल्प ने बहुत आहिस्ता से अंशुला के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। आपके और मेरे बीच में सिर्फ ये दीवार है। आपको जैसे लगे कि मुझे आपके साथ होना चाहिए, मुझे एक मिस्ड कॉल करवा दीजिएगा। संकल्प ने अंशुला का मोबाइल उसके टेबल पर रखते हुए कहा। और अगर हम कहें कि हमें आपकी जरूरत हर दम हर पल है तो। अंशुला अपना सब्र खोने लगी थी। संकल्प ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। अंशुला की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर आई थी। तो फिर आप अपने दिल में झांक कर देख लेना एंजल, क्योंकि आपके सड़ू राव तो आपके दिल में ही रहते हैं हर पल। संकल्प ने आहिस्ता से उसके आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप आराम कीजिए प्रिंसेस, अभी पूरी रात पड़ी है आपके साथ, हम दोनों का दर्द बांटने के लिए। संकल्प ने अंशुला को बेड पर सीधा लेटा दिया और बाहर निकल गया। रिद्धिमा ने कहा, बड़ी मुश्किल से भाई भाभी के सामने जाने को तैयार हुए थे, लेकिन आप लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया। सुगंधा और नमिता हंसते हुए बोली, अब ये दोनों तो पक्का मिस्टर एरोगेंट से मार खाएंगे। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सिर्फ अंशुला को देखने गया था और जी भरकर देख भी लिया। संकल्प के चेहरे पर कोई गिला नहीं था कि वो अंशुला से ज्यादा बात नहीं कर पाया। अब वो ठीक हो रही है और अपने पूरे होशो हवास में है। बस मुझे तसल्ली हो गई, कहकर संकल्प मुस्कुराने लगा। सबको पार्किंग में सी ऑफ करके अभी तक सबके सामने शांति से मुस्कुराने वाला संकल्प अचानक ही बड़ा बेसब्र हो गया था। वो जल्दी से अंशुला के पास पहुंचना चाहता था। जब से अंशुला होश में आई थी, वो 5 मिनट के लिए भी उसके पास रुककर उसे सही से देख नहीं पाया था, क्योंकि मेडिसिन के असर से अंशुला ज्यादातर सोती रहती थी। फिर उसके मन को ये तसल्ली भी हो गई थी कि उसकी जान सही सलामत है, उसे अब कोई खतरा नहीं है। भागकर अंशुला के रूम में जाते हुए संकल्प की निगाह हॉस्पिटल के मंदिर पर पड़ी, तो उसके तेज कदम एक पल में ही थम गए थे। स्लीपर उतारकर भोलेनाथ के सामने अपना हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। थैंक यू भोलेनाथ, मुझे मेरी जिंदगी को वापस लौटाने के लिए। आज आपने मुझे भी अपने रंग में रंग लिया। थैंक यू, आपने मुझे आप पर विश्वास करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। संकल्प भोलेनाथ के पैरों में माथा टेक कर खड़ा हुआ, तो उसे ऐसे लगा कि मुस्कुराते हुए भोलेनाथ उससे कह रहे हैं, वेलकम डियर। अब उसका एक एक बढ़ता हुआ कदम अंदर रूम में लेटी अंशुला के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था, और अचानक बढ़ी धड़कनों की वजह से अंशुला एक बार फिर बेचैन हो रही थी। वो समझ गई थी ये कहीं आसपास ही है। कमजोरी की वजह से वो उठ तो नहीं सकती थी, लेकिन दरवाजे पर नजरें टिकाए मन में ही कह रही थी, हमें पता है कि आप ही हैं, तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हम तो आपको नजर भरकर देख भी नहीं पाए। तभी धीरे से दरवाजा खुला और बेतहाशा धड़कते हुए अपने दिल को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कांपते कदमों से संकल्प कमरे में दाखिल हुआ। उसके पास आते हुए बोला, आपको आज इतनी जल्दी एहसास हो गया कि दरवाजे के उस पार मैं ही हूँ। पिछली 2 रातें मैंने इसी दरवाजे पर खड़े होकर बिताई थी, तब आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। अंशुला ने अपनी आंखें संकल्प के चेहरे पर टिका दी थी। आपके दिल को तो हम सपने में भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे, फिर भी हमारी वजह से आपके दिल को तकलीफ हुई हो तो हम माफी मांगते हैं। दोनों एक दूसरे को नम आंखों से कुछ देर तक देखते रहे। जब सब्र का बांध टूट गया, तो संकल्प ने आगे बढ़कर अपनी एंजल को बहुत आराम से गले लगा लिया। इतने दिनों के बाद दो बेचैन और एक दूसरे के लिए तड़पते दिलों को कितनी राहत मिली थी, ये तो बस ये दोनों ही समझ सकते थे। दोनों खामोश एक दूसरे की बाहों में खोए
कुछ देर तक बैठे रहे, जैसे आज वो पिछली कई रातों और कई दिनों के तड़प का हिसाब बराबर कर लेना चाहते हो। संकल्प ने बहुत प्यार से और आराम से अंशुला के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, आप मुझसे कहती थी ना कि मैं बहुत खराब हूँ, आपको बहुत सताता हूँ, लेकिन इस बार आपने मुझे बहुत सताया है, इतना तड़पाया है कि बस दूसरों को दिखाने के लिए ही मेरी सांसें चल रही थी, वरना मर तो मैं उसी दिन गया था जब आपको गोली लगी थी। आप बहुत खराब हैं जान, बहुत खराब। मुझसे बदला लेने के लिए आपको और तो कोई तरीका नहीं सूझा। संकल्प आंखों में आंसू और होठों पर ढेर सारी शिकायतें लिए हुए अपनी एंजल को जी भर कर अपनी नजरों में बसा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, अंशुला ने उसकी ओर देखते हुए कहा। संकल्प उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगी, बस मैं आपसे शिकायत करूंगा और आप चुपचाप सुनेंगी। बहुत कर ली है आपने अपने मन की, अब आप वही करेंगी जो मैं कहूंगा। अंशुला अपलक संकल्प को देखे जा रही थी। अब ऐसे मत देखिए मुझे, आप जानती हैं कि जब भी आप मुझे इस तरह से देखती हैं तो फिर मैं ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता हूँ, पर इस बार मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ और आपकी कोई ट्रिक काम करने वाली नहीं है। हम माफी मांग तो रहे हैं ना आपसे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए साहिब। अंशुला अपने उनको मनाने के लिए बोली। संकल्प ने हल्की नाराजगी से अंशुला की आंखों में देखते हुए कहा, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है ना, और मेरे बारे में तो आप सपने में भी नहीं सोचती। अंशुला बड़े प्यार से बोली, हम तो आपके सिवा और कुछ सोचना ही नहीं चाहते, और आप हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अंशुला ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, आपको बहुत मजा आता है ना खुद को तकलीफ पहुंचाने में, क्योंकि आप जानती हैं कि इससे मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। मुझसे बदला चुकाने का ये अच्छा तरीका चुना आपने एंजल। कहते कहते संकल्प का गला भर आया था। आपने एक बार भी नहीं सोचा, अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता, कैसे जीता, कैसे संभाल पाता खुद को। अंशुला संकल्प की आंखों में देखते हुए उसके दर्द की गहराई नापने की कोशिश कर रही थी, पर संकल्प की तकलीफ तो पिछले 3 दिनों में इससे कहीं ज्यादा थी। सिर्फ सांसों का रुकना ही मरना नहीं होता प्रिंसेस, मैंने खुद को तिल तिल घुटकर मरते हुए महसूस किया है। अपने दिल में जबरन आपकी धड़कनों को धड़काने की कोशिश की है, वरना मेरे दिल ने तो उसी समय धड़कना बंद कर दिया था जब आप मेरी गोद में मेरी तरफ देखते हुए बेहोश हो गई थी, और मैं लाचार सा कुछ नहीं कर पा रहा था आपका होश खोने से बचाने के लिए। जब डॉक्टर ने कहा आपके 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, कि शायद आपको कभी होश ना आए, या आप शायद मुझे और हमारे प्यार को भूल जाएं, कि शायद मेरा साथ छोड़कर मेरी धड़कनें तो उसी समय थम गई थी। संकल्प आगे कुछ नहीं बोल पाया, अंशुला के कंधे पर सिर रखकर चुप होकर बैठ गया। लेकिन अंशुला के कानों में उसके सुबकने की आवाज आ रही थी, आप ही बताएं प्रिंसेस, आपको उस हाल में देखकर मैं खुद को कैसे जिंदा समझ पाता। अब जाकर मेरी सांसें दोबारा चलती हुई महसूस हो रही हैं, जब आपका ये मासूम चेहरा मेरी हथेली में है और मैं आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों में अपना अक्स देख रहा हूँ। संकल्प की तकलीफ सुनकर अंशुला की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक दिल को दूसरे दिल के दर्द का एहसास कुछ इस कदर हो रहा था कि उसे शब्दों से बयां करना आसान नहीं था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे थे। अंशुला संकल्प के सीने पर सिर रखते हुए बोली, आप हमें अपने सीने में छुपा लीजिए देव, अभी हमें कुछ नहीं कहना है, बस आपकी बाहों में हमें हमारा सुकून चाहिए। संकल्प ने बिना किसी सवाल जवाब के अंशुला को अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में सुकून भरी खामोशी फैल गई थी। अब संकल्प आंखें बंद किए बैठा अपनी जिंदगी के रूहानी स्पर्श के एहसास में डूबा था।
अंशुला ने संकल्प के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। आपको हुए इस दर्द के लिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हम आगे से ख्याल रखेंगे कि हमारे कारण आपके दिल को जरा दर्द ना पहुंचे। लेकिन उस समय जो हमने किया उसके लिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी जगह आप होते तो आप भी वही करते, और आप तो हमसे पहले वही कर चुके थे। उस आदमी की बंदूक के निशाने पर हम थे, लेकिन आप हमें पीछे करके खुद सामने आ गए। हम अपनी आंखों के सामने आपकी जिंदगी खतरे में पड़ते नहीं देख सकते थे। अंशुला की आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी। संकल्प हौले से उसकी पलकों को चूमते हुए बोला, आपको एक ही शर्त पर माफी मिल सकती है एंजल। आइंदा से ऐसा कुछ करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके बिना तो आपका ये एरोगेंट लॉर्ड गवर्नर अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपके बिना बेसहारा हो गया था। पिछले 2 दिनों से मैं तड़प रहा था कि आपकी गोद में सिर रखकर लेट जाता और आप मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए थोड़ी देर के लिए मुझे चैन की नींद सुला देती। अंशुला संकल्प के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामे बैठी थी। अभी तो हम आपके पास है ना, फिर कर लीजिए अपने दुख को कम और सो जाइए हमारी गोद में सिर रखकर। हम प्यार से आपके सिर पर हाथ फेरते रहेंगे। हाँ, मुझे सोना है आपकी गोद में सिर रखकर, पर उसके लिए अभी समय नहीं है। मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा। अभी आपको सुलाने के लिए बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। अंशुला ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, किसी राजा रानी और उसकी प्यारी सी राजकुमारी की कहानी सुना दीजिए। संकल्प की आंखें भी शरारत से मुस्कुरा उठी थी। हाँ, एक राजा रानी तो है मेरी नजरों में, पर प्यारी सी राजकुमारी का आना अभी बाकी है। अंशुला संकल्प की बात का मतलब समझते ही झेप गई और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, रहने दीजिए, आपके बस का नहीं है हमें कहानी सुनाना। हमें ऐसे ही नींद आ रही है। संकल्प उसके सिरहाने की ओर स्टूल पर बैठा धीरे धीरे उसके बालों पर उंगलियां फेरता रहा, और उसकी उंगलियों की छुअन से थोड़ी ही देर में अंशुला चैन की नींद सो गई। अगली सुबह समर के आते ही संकल्प घर चला गया था। वो माँ को खोजते हुए सीधे किचन में पहुंचा तो महिमा जी ने कहा, छोटे फ्रेश हो जा और आकर तसल्ली से बैठकर खाना खा ले। अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए महिमा जी वहां से जाने लगी तो संकल्प ने पीछे से ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास चेयर पर बिठा लिया और खुद उनके पैरों के पास जमीन में बैठ गया। महिमा जी ने कहा, क्या हुआ छोटे, खाना नहीं खाना है तुझे? अब तो अंशुला ठीक है ना? अब तो तुझे भूख लगी होगी। कहते कहते महिमा जी की आंखों से कुछ बूंदें टपक गईं। कितने दिनों से वो अपने इकलौते बेटे को अपना बेजान सा शरीर लिए बस इधर उधर चलते फिरते देख रही थी। वो जानती थी कि उनके बेटे की जान अंशुला में बसी है, और जब तक अंशुला बेजान सी बिस्तर में पड़ी है तब तक वो भी उसी की तरह निर्जीव सा बना रहेगा। संकल्प ने अपनी माँ का चेहरा अपनी हथेली में लेते हुए कहा, माँ मेरी वजह से आप बहुत हर्ट हुई हैं ना? सॉरी माँ, मैं सच में। आगे के शब्द संकल्प के गले में फंस गए थे और माँ के आंसू देखकर उसका दिल भी भर आया था। उसने अपना सिर महिमा जी की गोद में रख लिया और महिमा जी उसका सिर बड़े प्यार से चूमते हुए बोली, जब माँ के बच्चे तकलीफ में होते हैं तो भला माँ को कैसे चैन मिल सकता है। और मेरे तो दोनों ही बच्चे वक्त और हालात से मजबूर थे, फिर भी एक दूसरे की ताकत बने थे, तो मैं कैसे कमजोर पड़ सकती हूँ। तूने मुझे हर्ट नहीं किया छोटे, तूने तो सबकी नजरों में मुझे इतना ऊंचा बना दिया कि मैं तो हर जन्म में माता रानी से तुझे ही अपने बेटे के रूप में मांगूंगी। लोग अपनी पत्नियों को बस जिम्मेदारी समझकर सुख सुविधाएं देकर खुद को महान समझ लेते हैं, लेकिन तूने तो सबके लिए एक मिसाल कायम कर दी है। हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ देकर उसे अपने आत्मसम्मान से जीना और लड़ना सिखाया है तूने। मुझे बहुत गर्व है
कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। संकल्प आलती-पालती मारे माँ की गोद में सिर रखे बैठा था। मैंने तो बस उन्हें विश्वास दिलाया है माँ कि वो अकेली नहीं है। मैं और मेरा परिवार हमेशा उनके साथ है। बाकी तो पहले विद्युत और विक्रांत को और इस बार मामा को अपने अकेले के दम पर उन्होंने अच्छा सबक सिखाया। मैंने तो पापा से यही सीखा है कि औरत चाहे जिस रूप में हो, परिवार में उसकी बराबर की अहमियत होती है। संकल्प के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, माँ अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। महिमा जी उसका सिर सहलाते हुए बोली, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। कहते हुए महिमा जी अपने आंसू पोंछने लगी। संकल्प ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, धीरे धीरे दिन आगे सरकता जा रहा था। घर के लोग दिन में तो बारी बारी आते, लेकिन संकल्प तो अपनी जान का आईना भी बना हुआ था। वो कैसी लग रही है, उसके बाल कैसे लग रहे हैं, सब वो संकल्प की नजरों में ही देख लिया करती थी। कभी उसकी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाता, तो कभी उसके हाथ पैरों को गीले टॉवल से पोंछता। संकल्प अंशुला की हर तरह से केयर करता। धीरे धीरे अंशुला के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने का समय आ गया था। आज अंशुला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने साहब का हाथ थामे यदुवंशी हाउस जा रही थी। अपनी लाडली बेटी के वेलकम के लिए आज पूरा यदुवंशी हाउस तैयार था। कलरफुल लाइट्स और अंशुला की पसंद के खुशबूदार महकते लाल गुलाब से यदुवंशी हाउस को सजाया गया था। बैठक और लिविंग एरिया आज फिर ठहाकों से गूंज रहा था और किचन से लजीज पकवानों की खुशबू आ रही थी। शांति देवी की खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं था। और इतनी सजावट होती भी क्यों नहीं, आज जिस घर की लाडली बेटी अपनी जिंदगी से और अपने दुश्मनों से इतनी बड़ी जंग जीत कर आ रही थी। समर अपनी लाडली बहन को लेने खुद अस्पताल के गेट पर गाड़ी लगा चुका था। संकल्प अंशुला का हाथ थामे उसका सिर अपने कंधे से लगाकर गाड़ी में बैठ गया। संकल्प ने उसे कुछ इस तरह से अपने दोनों हाथों में सहेज कर अपने दिल से लगाए बैठा था कि जैसे सच में वो एक कांच की गुड़िया हो जो एक झटका लगने से टूट जाएगी। पिछले दिनों में उसने जो कुछ भी सहा था, अब वो उन सब की परछाई भी अपनी एंजल पर नहीं पड़ने देना चाहता था। अब कभी अपनी जान को एक खरोच भी नहीं लगने देगा। अंशुला को भी यदुवंशी हाउस जाकर सबसे मिलने की बहुत जल्दी थी। जैसे ही उनकी गाड़ी यदुवंशी हाउस के पोर्च में पहुंची, तो ईंट और कंक्रीट से बना हुआ यदुवंशी हाउस भी मानो जिंदा हो गया था। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।